और युवाओं में अगर देखा जाए इस समय आकाश आनंद या फिर चंद्रशेखर आजाद को नहीं, युवाओं में तो मैं देखता हूँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, क्योंकि आज चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा मुख्यमंत्री सही लगा? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती जी? मायावती जी। मायावती जी। प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में शासन आपको समाजवादी पार्टी का सही लगा, बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी का सही लगा, बहन कुमारी मायावती जी का सही लगा? किसका शासन आपको? मैं इसको तो एक नंबर में, सबसे पहली बात तो सबसे पहले एक नंबर में बहन कुमारी मायावती जी का शासन जो लाइन ऑर्डर रहा है, जो उनका शासन रहा है, मुझे सबसे बढ़िया उनका शासन लगा है। बाकी मैं सबको रिजेक्ट करता हूँ। तो केंद्र में आपको बीजेपी की सरकार सही लगी या फिर कांग्रेस है? किसके समर्थन में आप हैं या फिर नहीं? देखिए, एक शब्द में मैं कह देना चाहता हूँ कि ना तो हमें कांग्रेस ही की सत्ता अच्छी लगी है और ना तो हमें बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। चल रहा है ये भारत के संविधान से चल रहा है, तो जिसको भारत में रहना होगा उसको संविधान को मानना होगा। अगर संविधान को नहीं मान रहा तो वह देशद्रोही है। ऐसे बाबाओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर देश में रहना नहीं तो अपना कहीं से अलग से जाकर के अपना देश बना ले, वहां पे अपने मनुस्मृति को लागू करके अपना काम करे। यह टिप्पणी जहां तक देशद्रोह का मुकदमा ऐसे बाबाओं पे लगना चाहिए। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी ये मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक मेहमान है जिनका हम परिचय लेंगे और मेरी मुलाकात पहली बार हुई है। इनका आज इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर होने वाला है, जैसे कि बहुजन समाज की आज जो राजनीतिक हालात हैं, सामाजिक हालात हैं, और लगातार बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, संविधान की बात करें, और संविधान पर आज तरह तरह की टिप्पणियां लगातार बाबाओं के द्वारा की जा रही है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका हम आपको नाम अगर बताएं, बलिराम आजाद जी हैं जो जनपद आजमगढ़ से हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनका पूरा परिचय। सबसे पहले सर स्वागत है आपका पूरा परिचय थोड़ा सा हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम बलिराम आजाद है और हम एक स्वतंत्र संगठन चलाते हैं। संगठन का नाम है रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन, टीम 563 जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि जिस प्रकार से आज बहुजन समाज की बात तमाम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, अगर देखा जाए तो जो वोट की राजनीति हो रही है, ये बहुजन समाज के बीच ही जाके आज की वोट की राजनीति हो रही है। लगातार चुनाव दर चुनाव आप देख रहे हैं। तो आज बहुजन समाज को, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, काफी लंबे समय से सुना जा रहा है कि 20 से 25 साल आपको इस तरीके के सामाजिक काम करते हुए हो गए। तो बहुजन समाज की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कहाँ आज कैसे आप दिखते हैं? देखिए, बहुजन समाज की सबसे पहले हम लोग राजनीति पे बात करें तो बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहे थे कि 10 का शासन 90 पे नहीं चलना चाहिए। धन्य है मान्यवर साहब कांशीराम जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए। सबसे पहले DS4 के बाद बाम सेब के बाद DS4, और 1984 में 14 अप्रैल के दिन बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी, बहुजन समाज जो शब्द बना था, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी समाज को जोड़ करके बहुजन समाज बनाए, और साइकिल से चल करके दिन रात मेहनत करके मान्यवर साहब की मेहनत रंग लाई थी। उस समय क्या था, एक बहुजन समाज तैयार हुआ। उसमें SC ST OBC का मतलब हुआ लोहार कुम्हार भरपासी अहिर गणेरी, और खास करके SC समाज के लोग भी थे। तो ये जब समाज इकट्ठा हुआ और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का रुझान बहुत बढ़िया रहा, और मान्यवर साहब एक सपना देखे थे कि हम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जब हम शासन सत्ता पे आसीन हो गए तो महान सम्राट अशोक के श्रवण भारत की परिसंकल्पना करेंगे। और यह बात सही भी उतरी कि जब बहन जी की 4 बार सरकार बनी है तो एक पत्थर भी लगा है, तो वह बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके नाम का ही लगा है। तो ये बहुजन की जो राजनीति रही यह बहुत बढ़िया रही है। लेकिन बाद में जो समय जो बीता है, जब बहुजन समाज खंडित हो गया। बहुजन समाज का मतलब है हमारे में से जो लोहार कुम्हार भरपासी, ये लोग जब धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगे
और बंटने के बाद जब हमारे बीच में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के बाद एक व्यक्ति विशेष वोट जिस जाति में हम लोग पैदा हुए हैं उसी जाति का रह गया, तब जाकर के हमारा कुछ वोट परसेंट कम हुआ है। दूसरा कारण एक भी रहा है, डाउन होने लगा। हाँ, डाउन होने लगा। और दूसरा कारण रहा कि जब बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो बहन जी ने जो बहुजन महापुरुषों के नाम से जितने जिले बनाए और खास करके गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का जो काम की, और लखनऊ में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पार्क बना था, तो यहाँ ह्यूमर गलत भी फैलाया गया कि यहाँ जो है पत्थरों पे सारा पैसा बहुत हुआ कि मायावती जी सिर्फ पत्थरों में पैसा बर्बाद कर पैसा खर्च कर रही हैं। अच्छा, इसके कारण भी लास्ट में हमारी जो 2007 से 12 की सरकार रही उसके बाद से हमारे लोग सत्ता से धीरे धीरे पीछे गए। और भी कारण हुआ ना कि जब हम सत्ता से पीछे गए और आज की जो वर्तमान स्थिति है सत्ता राजनीति की मैं बात करना चाहता हूँ, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी के जाने के बाद चाहे पुरानी पार्टी हो और चाहे नई पार्टी हो, अब नई और पुरानी पार्टियों का जो इस समय का रवैया है, नई पार्टी किसको अगर कह सकते हैं हम लोग, नई पार्टी अगर हम कहेंगे तो जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी की पार्टी, आजाद समाज पार्टी है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है, अब यह भी एक पार्टी बन चुकी है। तो पुरानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नई पार्टी आजाद समाज पार्टी और भी अन्य छोटे दल हैं। तो मैं सबकी बात करता हूं कि इनको खुद सोचना चाहिए कि हम इस समय किस पायदान पे खड़े हैं। आज हम एकता की बात करते हैं लेकिन जब चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जब इससे पहले हम परिणाम देख चुके हैं कि हम अकेले लड़ करके हम लोग जो हमारी पूर्व की सीटें रही उसको भी हम लोग खो चुके हैं। तो इस समय कैसे देख रहे हैं? आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की और तमाम चीजें, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज लगातार चुनाव दर चुनाव घटता गया है। हाँ, वोट परसेंटेज घटा तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के ऊपर तमाम आरोप लगे कि बहन जी मिशन से भटक चुकी हैं, बहन जी कभी घरों से नहीं निकल रही हैं, बहन जी ऐसी कमरों से नहीं निकल रही है। तमाम आरोप लगाए गए विपक्ष के द्वारा और खुद बहुजन समाज के लोगों के द्वारा लगा। और उसके बाद अब मायावती जी एक 9 तारीख को लखनऊ में कांशीराम जी का आपने नाम लिया, तो कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर 2025 को एक राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इसको एक रैली के नाम से जान रहे हैं। तो कैसे देखते हैं ये जो 9 अक्टूबर कार्यक्रम, ऐसा बताया जा रहा है, जो अपडेट अभी इनपुट आ रही है, 5 लाख से 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं क्योंकि 3 पार्क बुक किए गए हैं। तो इस 9 अक्टूबर के कार्यक्रम से क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का जो खोया जनाधार था, जो लोग बिछड़े थे बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के गए थे, क्या लगता है इस कार्यक्रम को देखते हुए मायावती जी के पास फिर बहुजन समाज पार्टी के पास फिर वो लोग आ सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है कि 9 अक्टूबर की जो महारैली है और मान्यवर साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और जो 3 पार्क बुक किए गए हैं, तो ये पूरे भारत देश के लोग लगभग वहां पे पहुंचेंगे। अब हमें राजनीति की बात करना है तो जो हमारी जनसंख्या है, जैसे हम एक विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हमें तो वोट विधानसभा के क्षेत्र से ही चाहिए। अगर हम भीड़ पूरे देश से दिखा करके और हम यह आशा करें कि आगे आने वाली जो हमारी राजनीति है वो वोट परसेंट हमारा बढ़ेगा, हमारे कुछ सांसद विधायक पैदा हो जाएंगे, तो जहाँ तक मेरी सोच है, अपनी सोच है कि अच्छी बात है लखनऊ में कार्यक्रम हो और यहाँ से शुरुआत हो करके हम लोग गांव में बूथ लेवल तक अगर हम लोग उतर जाएं, एक तो हम बूथ लेवल तक उतरे, दूसरी कड़ी में हमारे लोग अदर समाज में, जैसे जो बहुजन समाज है, हम लोग एससी समाज से, ओबीसी समाज से और माइनॉरिटी समाज से, इन सारे समाज से हम कुछ जोड़ करके अपने वोट परसेंट को बढ़ाएं और दोबारा से बहुजन समाज तैयार कर ले, तो फिर आगे आने वाला जो समय है शायद बहुजन समाज पार्टी का भविष्य संवर जाए। तो क्या लगता है कैडर पे बसपा इस समय फोकस नहीं कर रही, लेकिन देखा जा रहा है विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जो है लगातार लोगों की बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। कई सैकड़ों में लोग बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लोग जा रहे हैं, बीजेपी से लोग जा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के दामन थाम में, क्योंकि 27 का चुनाव है।
तो ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी कुछ प्लान कर रही है, कुछ बड़ा निर्णय वो ले रही है, और ये निर्णय जो है 27 में एक रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट होके लोगों को दिखाई दे सकता है। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? बहुजन समाज देखिए, इस पार्टी के लोग चीज कैडर पर को क्या कर रहे हैं इसमें? अच्छी बात है, जब से विश्वनाथ पाल जी आए हैं प्रदेश अध्यक्ष बन करके, और उनका दौरा भी हो रहा है, काम भी बढ़िया किए हैं। अगर इसी प्रकार से जो जिला अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिला अध्यक्ष हैं, तो 75 जिला अध्यक्ष मिल करके वहाँ लोग विधानसभा वार अगर यह लोग भी लग जाए तो शायद एक आशा नहीं, उम्मीद हो जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती है तो कम से कम बिना इनके भागीदारी के सत्ता बन भी नहीं सकती है। जी। तो कैसे सवाल अगला होगा कि वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का आखिर क्यों घटा है? लोग कहते हैं कि देखा भी गया इतिहास है, मायावती जी ने सभी लोगों के लिए काम किया है, सर्व समाज के लिए। तो वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी के घटने का क्या कुछ कारण रहा है? क्या पदाधिकारी कुछ देखिए, पदाधिकारी नहीं, इसमें कारण सबसे बड़ा बना है। जैसे जो बहुजन समाज पार्टी है, एक तो बहुजन समाज पार्टी की जो नींव रखी गई है, खास करके जिस समाज में हम लोग पैदा हुए हैं, मान्यवर साहब मेहनत करके बहुजन समाज जो तैयार किए थे और गांव-गांव घूम करके मेहनत किए थे, लेकिन जब सत्ता में बहन जी आए हैं और सत्ता में बहुत बढ़िया काम उनका जो लॉ एंड ऑर्डर था, उस लॉ एंड ऑर्डर में लोगों ने भ्रांतियां पैदा किया कि ये क्या है, राजशाही सत्ता चला रही है। और फिर दोबारा से ये जो मनवादी सोच है, संकीर्ण मानसिकता वाली सोच है, इस सोच के तहत ऐसा ह्यूमर फैलाया गया कि एक जो सबसे निचले पायदान पे पैदा होने वाला समाज है, वह समाज हमारे ऊपर शासन कर रहा है। तो खास करके यहाँ जाति भी बड़ा मायने रखती है। पहले बहुजन समाज तैयार करके काम भी किया गया और सबके लिए काम किए हैं बहन जी, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जब यहाँ जाति पीछा करने लगी तो हमारे लोग क्या बचे? सिर्फ अपने जाति के ही लोग बचे थे। इस कारण हमारी जो आए दिन वोट परसेंट कम होता गया है। जी। और लगातार एक समय कंट्रोवर्सी चल रही, चर्चा चल रही है CGBR गवई CGI साहब को लेकर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के। तो लगातार अभी वो खजुराहो के एक मंदिर पर उनके पास एक याचिका पिटीशन फाइल किसी व्यक्ति ने किया था, और खजुराहो मंदिर को लेकर एक विष्णु जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को लेकर। तो उसमें चीफ जस्टिस जी ने कहा कि आप अपने भगवान से जाकर खुद कहो, वो खुद क्यों न रिपेयर अपनी मूर्ति करवा ले। तो इस पर विवाद इतना छिड़ गया कि अब उनको बाबाओं के द्वारा धमकी दी जा रही है, CGI को धमकी मिल रही है, क्या आपको छाती फड़वानी है क्या? तो इस चीज को आप लोग लगातार समाज में काम करें, समाज के लोग और आप जैसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस घटना को हम लोग, एक तो इस घटना की हम निंदा करते हैं कि जो अनुविधाचार्य है, जो हिरण्यकश्यप जैसे महान इस देश के शासक जिनकी छाती फाड़ने का काम बता रहे हैं, उसी प्रकार से अगर चीफ इंडिया पे टिप्पणी कर रहे हैं तो यह टिप्पणी जहां तक देशद्रोह का मुकदमा ऐसे बाबाओं पे लगना चाहिए। ऐसी हम लोग ऐसे नजरिए से देख रहे हैं। बाबाओं को इतना वो हौसला, ये इनका मन इतना क्यों बढ़ गया है, इतना बड़ा हौसला? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इस तरीके के बयान देना, टिप्पणी करना, क्या लगता है न्यायपालिका के लिए उचित है, न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए उचित है? नहीं, ये तो एकदम नहीं लगता है, यह न्यायपालिका के लिए उचित नहीं है। लेकिन जो विवाद छिड़ा है, विवाद का कारण जो विष्णु की प्रतिमा बताई जा रही है, सबसे पहले हम लोगों को पर्दाफाश कर देना चाहिए साथियों कि ये जो विष्णु है कौन। यहाँ जो लड़ाई चल रही थी, सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे तो हम लोगों को इतिहास थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब 2500 ईसा पूर्व हम लोग जाएंगे तो 2500 ईसा पूर्व में जो हमारी सभ्यता रही, जो द्रविड़ियन सभ्यता के हमारे लोग हैं, हम उनके वंशज हैं। तो द्रविड़ियन सभ्यता 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रही है। तो इससे पहले तो यहाँ कोई विष्णु था ही नहीं। रही बात दूसरी तरफ, जब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में जब ये कुछ विदेशी भारत देश में आए हैं और हमारी ही धन धरती पे कब्जा करके हमारे जो राजा थे उनकी हत्या करके, उनके अंदर फूट डाल करके उनकी हत्या की और उनके राजपाट, धन धरती, पूरे संसाधन पे जब कब्जा कर लिए, तो फिर आज वही उनकी सोच बनी हुई है। सबसे पहले तो इनको जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों के पास कोई, क्योंकि उनके जैसे हम लोग निजता का परिचय नहीं देना चाहते हैं। रही बात कि अगर जो
जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर उनके चीफ जस्टिस के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा इन लोगों के द्वारा। इस पे यह एक सब सोचनीय विषय है। बाबा लोगों का जो धार्मिक गुरु है, कहते हैं अपने आप को, धार्मिक गुरु का मतलब क्या होता है? क्या इस तरीके की बयानबाजी करना है, फिर धर्म का प्रचार करना है? देखिए, जो अपने को धार्मिक गुरु कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो इन बाबाओं को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। अगर इनके पास धर्म का ज्ञान होता तो धर्म का की परिभाषा होती है कि धम्म रहित जीवन, सिद्धांत रहित जीवन, सिद्धांत रहित जीवन पतवार रहित नौका के समान होता है। तो ऐसे बाबा, जो बाबा भारत देश के संविधान को ना मानते हो, जो बाबा भारत के झंडे को ना मानते हो, तो ऐसे बाबाओं को इस देश में अगर रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा। अगर रहना है कौन बाबा संविधान नहीं मान रहे? जैसे राम भद्राचार्य हैं, इनका भी बयान आया था, और ये अनिरुद्धाचार्य हैं। तो मैं ऐसे बाबाओं से कहना चाहता हूं कि अगर ये भारत देश आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भारत देश चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान से ही देश चलेगा। लेकिन अगर ये लोग कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, मनुस्मृति है, तो इस चीज को हम लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य उनको कहा जाता है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा हमारे देश का सबसे पहला संविधान मनुस्मृति को उन्होंने बताया। तो कैसे देखते हैं आज के संविधान, क्या मनुस्मृति जो संविधान बता रहे क्या उसमें? और देखिए, मनुस्मृति जो उनका संविधान जो पहला ग्रंथ बता रहे हैं, ये फिर मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि जब 10वीं एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जब वेद पुराण रामायण लिखा गया, और उसके बाद लगभग 14वीं शताब्दी ये राजा महान सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी, राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद, तो ये इनका बृहद्रथ की हत्या करने के बाद मनुस्मृति लिखी गई। तो हम उस चीज को कैसे माने, क्योंकि अखंड भारत के निर्माता महान सम्राट अशोक है। ये भी देखा जाए, क्योंकि जब संविधान से आज हमारा देश चल रहा है, तो ऐसे में मनुस्मृति का जिक्र करना इस तरीके के बाबाओं से कैसे देखते हैं? क्या इसे संदेश समाज में जाने वाला है? देखिए, इससे क्या चाहते हैं कि हम इस तरीके का संदेश दे रहे हैं? नहीं, जो भी संदेश दे रहे हैं या गलत है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम सामाजिक नायक नहीं मानते हैं। इसको कैसे देखते हैं? रामभद्राचार्य जी ने कहा। देखिए, रामभद्राचार्य जो भी कह रहे हैं, जब वह मनुस्मृति को मानते हैं तो मनुस्मृति में एकदम साक्षात लिखा हुआ, उसमें 4 वर्ण है, 4 वर्ण के तहत व्यवस्था दी गई है। ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन क्षत्रिय पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। बनिया जो है व्यापार कर सकता है, और शूद्र जो है तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। तो ये जो जितना भी SC ST OBC समाज है या तो शूद्र समाज, तो वो हमें उस हैसियत से देखते हैं। लेकिन आज जो ये देश चल रहा है, ये भारत के संविधान से चल रहा है, तो जिसको भारत में रहना होगा उसको संविधान को मानना होगा। अगर संविधान को नहीं मान रहा तो वह देशद्रोही है। ऐसे बाबाओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर देश में रहना नहीं तो ये अपना कहीं से अलग से जाकर के अपना देश बना ले, वहाँ पे अपने मनुस्मृति को लागू करके अपना काम करे। तो आखिरी सवाल होगा, समापन की तरफ चलेंगे। बाबा जी ने यह भी कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को संस्कृत नहीं आती थी। तो आप लोग कैसे देखते हैं बाबा साहब को? क्या इस तरीके के उन पर टिप्पणी करना, इतने बड़े विद्वान पर संस्कृत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो वर्ण व्यवस्था के तहत जिन्हें, जैसे अभी ये सितंबर का महीना है, 23 सितंबर को संकल्प दिवस था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लंदन से, भारत देश में शायद कोई पहला विद्वान रहा होगा जिसके पास इतनी डिग्री थी, और आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। दूसरी चीज, जो बड़ौदा के राजा थे सयाजी महाराज, और जो उनको छात्रवृत्ति दे करके 10 साल अपनी रियासत में एक अनुबंध लिखे, अनुबंध करवाए थे, बाध्य किए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी लंदन से आते हैं और डायरेक्ट जाते हैं बड़ौदा। बड़ौदा जाने के बाद अगर वह 11 दिन याद किया जाए, जिस समय 11 दिन नौकरी किए थे, तो यही तो इनकी जो जातिवादी मानसिकता थी, वर्ण व्यवस्था के तहत बाबा साहब के साथ है, जो
फाइल फेंकना, पानी दूर से देना, मटका अलग कर देना, तो ये इनकी ये जातिवादी संकीर्ण मानसिकता हमेशा जिंदा ये अपना रखना चाहिए। कभी समता की बात नहीं करेंगे, कभी स्वतंत्रता की बात नहीं करेंगे, कभी विज्ञान की बात नहीं करेंगे कि हमारे देश में भी वैज्ञानिक पैदा हो जाए। मैं ऐसे बाबा, जो अंधा बाबा है, जो काना बाबा है, इस बाबा को ज्ञान होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तुम्हारे बाप दादा संस्कृत नहीं पढ़ने दिए थे तो भारत में नहीं पढ़ पाए, लेकिन विदेश में जाकर जर्मनी में के पढ़े बाबा साहब। जर्मनी में जाकर के बाबा साहब संस्कृत का ज्ञान लेकर के आए थे। तो बाबा साहब के बाद पूरा विश्व बाबा साहब का लोहा मानता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब का जो फोटो लगा हुआ है सबसे गेट के बाहर लगा हुआ है, और जब सर्वे कराया गया कहाँ पे, कोलंबिया विश्वविद्यालय का, तो 300 साल का जो इतिहास निकल के आया उसमें सबसे होनहार छात्र कोई था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब को तो पूरा विश्व जान रहा है, लेकिन ये रामभद्राचार्य कानिया को कोई जान रहा है? तो आप बताइए। तो समाज, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं समाज में, तो समाज के पास मजबूती कैसे आएगी, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, समाज की जो संदेश स्थिति आपका, है, आखिरी संदेश क्या होगा समाज के आखिरी लिए? हमारा यही संदेश है कि ये जो समाज की स्थिति इस समय की है, समाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहे सबसे पहले हम लोगों को शिक्षित बनना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, और संगठित होकर के अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे समाज में सामाजिक जो दशा है और दिशा है, वह दिशा और दशा दोनों इस समय की खराब हो गई है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक घर के जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC समाज के लोग हैं, मैं सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो गार्जियनशिप है, सबसे पहले जो घर के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, शायद अगर ये लोग चाहें तो अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। इनका जो फ्यूचर है, ये जो फ्यूचर है इनको बना सकते हैं। और जब तक गार्जियन नहीं देखेगा, और समाज में कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी है जो अपना दिन रात अपना समय दे करके समाज को सुधारने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बीच में जब राजनीति आ जाती है, जैसे अभी ये 2026 में पंचायत का चुनाव होगा, तो जितना 5 साल हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग मेहनत करके समाज में ढोंग पाखंड आडंबर को खत्म करने का काम करते हैं, नशा से मुक्त करने का काम करते हैं, उसी जगह पे फिर दोबारा हमारे समाज के लोगों को ला करके फिर नशा में पूरा का पूरा धकेल दिया जाता है। किससे समाज के लोगों को किससे सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, समाज के लोगों को सबसे पहली काम तो पहले ही बात तो है कि हमारा जो समाज है, इस समाज के लोगों को खास करके, एक कहावत है ना कि ऊ का जाने पीर पराई, जाके पैर न फटी बेवाई, जाके पैर है फटी बेवाई, ओके चाहिए भीम दवाई। तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कभी अपनी पढ़ाई की रोटी नहीं खा पाए, और कभी बाबा साहब सुख चैन से नहीं रह पाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी के कारण आज हमारे लोग सुख सुविधा को भोग रहे हैं। जो भी जितनी भी सुविधाएं मिल रही है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत हमारे लोगों को मिल रही है। तो समाज में जाकर के हम लोगों को जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक बताने की और पहुंचाने की जरूरत है। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ हम लोग आए दिन कहीं ना कहीं हम लोग किसी गांव में रहते हैं और समाज सुधार पे खास करके बात रखते हैं। नशा मुक्त आंदोलन चला करके हम लोग यह बात रखते हैं कि चाहे मेंटली रूप से चाहे फिजिकली रूप से सबसे सुदृढ़ व्यक्ति वही है जो नशा से मुक्त है। कुछ और सवाल है। केंद्र में आपको बीजेपी की सरकार सही लगी या फिर कांग्रेस है? किसके समर्थन में आप हैं या फिर नहीं? देखिए, एक शब्द में मैं कह देना चाहता हूँ कि ना तो हमें कांग्रेस ही की सत्ता अच्छी लगी है और ना तो हमें बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। अगर सबसे ज्यादा कोई शोषण किया है तो भारत देश में रहने वाले शूद्र अतिशूद्र समाज के साथ में सबसे ज्यादा कोई धोखा दिया है तो कांग्रेस एंड कंपनी के लोग दिए हैं। और उसके बाद फिर अगर कांग्रेस से ही निकले हुए जो लोग हैं जो जनतंत्र बनाए, और जनतंत्र के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बनी है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर यह भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में शासन आपको
समाजवादी पार्टी का सही लगा, बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी का सही लगा, बहन कुमारी मायावती जी का सही लगा? किसका शासन आपको देखिए, मैं इसको तो एक लाइन- नंबर में, सबसे पहली बात तो सबसे पहले एक नंबर में बहन कुमारी मायावती जी का शासन, जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, जो उनका शासन रहा है, मुझे सबसे बढ़िया उनका शासन लगा है। बाकी मैं सबको रिजेक्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा मुख्यमंत्री सही लगा? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती जी? मायावती जी। मायावती जी। जी। और युवाओं में अगर देखा जाए इस समय, आकाश आनंद या फिर चंद्रशेखर आजाद को? नहीं, युवाओं में तो मैं देखता हूँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद की देन है कि गांव-गांव में कोई एक अनपढ़ भी व्यक्ति होगा तो थाने पे जा करके एसएचओ को उंगली दिखा करके बात करने की हैसियत रखता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बलिराम आजाद जी, और आजमगढ़ से रहने वाले, आजमगढ़ के हैं। इनके संस्था का, आपके जो फाउंडेशन है, क्या नाम है? फाउंडेशन का नाम है रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन टीम 563 है। मैं टीम 563 के बारे में पर्दाफाश कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम 563 का नाम लेते हैं तो हमें याद इतिहास आ जाता है। कब का? 563 ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म का। क्योंकि बुद्ध पहले, जब द्रविड़न सभ्यता के बाद जब वैदिक काल शुरू हुआ, तो 1500 से 1000 के बीच में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण जितना चरम सीमा पे था, तो जो 563 में बुद्ध आए तो सबसे पहले जो अन्याय, अत्याचार, शोषण करने वाले सबको खत्म कर दिया, उसको खत्म करके जो सबसे निचले पायदान मानवता पे का धर्म को, मानवता के धर्म की स्थापना की, और जो सबसे निचले पायदान थे उसको गले लगाने का काम किया। जैसे अगर अपने भिक्षु संघ में महाप्रजापति गौतमी को रखे तो उसी जगह पे प्राकृति जैसे चांडाल कन्या को भी रखने का काम किए। अगर उसी जगह पे राजा बिंबिसार को रखे तो दूसरी तरफ जो है सुनीत भंगी को रखे, अंगुलीमाल को रखे। तो इसलिए 563 का इतिहास एक है। अगर हम लोग इसलिए रखे हैं कि पूरे 563 को खोजेंगे तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कम से कम एशिया नहीं 100 ऐसे राष्ट्र होंगे जहां पर 563 और बुद्धिज्म के लोग ना रहते हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग टीम 563 की स्थापना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर, जो भी चर्चाएं हुई? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्या कुछ सोचते हैं। लगातार हम आपके लिए ऐसे निष्पक्ष जानकारी और निष्पक्ष खबर के साथ मिलते हैं। तो चलिए, मिलते कुछ अगली अपडेट में। आप बने रहे आपके अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।